नया चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिजिक्स का 12th क्लास का सबसे आसान चैप्टर, सबसे आसान और फ्री के नंबर है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, 3 टॉपिक्स दिख रहे होंगे। इलेक्ट्रो रिलेटेड कुछ होगा, मैग्नेटिक्स रिलेटेड कुछ होगा और वेव्स रिलेटेड कुछ होगा। असल में ये चैप्टर बात करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जनरली जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट है, ठीक है, जैसे कि तरह तरह की वेव्स होती है, जैसे रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है, उन सब के बारे में बात कर रहा है। तो इन जनरल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहा जाता है? जो हमारी रेडिएशन है, जैसे सन से रेडिएशन आ रही है हमारे पास, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस वेव के साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है। क्या बोला मैंने? उसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और वेव की तरह ट्रेवल करती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही है भाई? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब पहले हम स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेव है, इन जनरल वेव की शेप कुछ ऐसी दिखाई देती है आपको, राइट? साइनसॉइडल बोल सकते हैं। अच्छा, अगर कुछ इस तरह की वेव है मेरे पास, तो बोलो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, पीक टू पीक या ट्रफ टू ट्रफ, टॉप या बॉटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है कंटिन्यूस, उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। सही है? अच्छा, यहां से यहां का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये इसकी मीन पोजीशन है, जीरो पोजीशन। जीरो है ना यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। और ये हो गया वेवलेंथ। और एक सेकंड में ये कितनी बार मूव कर रहा है, एक सेकंड में कितनी बार ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सही है भाई? यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सही है भाई? सिंगल ऑसिलेशन। अच्छा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ द वेव। ये जो वेव है ये कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है? मैं कहता हूं स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो होता है एक सेकंड में कितनी बार मूव करेंगे, और लैम्डा क्या होता है? एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यस और नो? बोलो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? वेवलेंथ। बोलो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर, वेव की लेंथ वेवलेंथ, है ना? ठीक है। अच्छा, तो बोलो एक साइकिल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, और एक साइकिल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, और एक सेकंड में कितनी बार ये वेव कंप्लीट होती है, तो टोटल डिस्टेंस पर सेकंड कितना हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आएगा। जैसे वेवलेंथ हो गई 1 मीटर और फ्रीक्वेंसी हो गई 2। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में 2 वेव कंप्लीट होती है, और वेवलेंथ मतलब एक साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चली? 2 मीटर तो चली एक सेकंड में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मीटर, एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो f इनटू लैम्डा करके क्या आ जाता है हमारे पास? वेव की स्पीड आ जाती है। फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे स्पीड कांस्टेंट रखनी है, लेट्स से दिस इज स्पीड, और मुझे स्पीड रखनी है कांस्टेंट, तो बताओ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या ये कांस्टेंट रहेगा? यस और नो? अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। यस और नो? और अगर वेवलेंथ को बढ़ा दूं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तभी तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि लाइट की तरह होती है, विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो उन सबकी स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना हमारे पास, इन सबकी स्पीड क्या होती है? लाइट के बराबर। ऐसे याद रखो, लाइट की स्पीड फिक्स होती है, इन वैक्यूम लाइट की स्पीड फिक्स होती है, और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड फिक्स होती है, और वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है,
ये बेसिक आइडिया लग गया ना आपको, फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड, और स्पीड होती है कांस्टेंट किसके लिए, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, खाली जगह जाता है। ठीक है, याद कर लेते हैं, एक ही बार में याद हो जाएगा। याद करो, आर एम आई वी यू एक्स वाई। याद करने का तरीका है रमी बख्शी, रमी बख्शी। याद हो गया? रमी बख्शी याद हो गया। आर एम आई वी यू एक्स वाई, आर एम आई वी यू एक्स वाई। आर से बनता है रेडियो, क्या बनता है भाई? रेडियो। एम से बनता है माइक्रो, आई से बनता है इंफ्रा रेड। ठीक है, वी से बनता है विजिबल, यू से बनता है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, एक्स से बनता है एक्सरे, वाई से बनता है, ये वाई असल में ये है गामा, तो इसको बोलते हैं गामा रे। सही है? अच्छा, अब याद करने का तरीका और कुछ और चीजें याद। मुझे बताओ कि आपने रेडियो देखे हैं कभी? एट सम पॉइंट आपने रेडियो देखा होगा, उसमें डायल होता था, उसको एडजस्ट करके हम फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते थे, है ना? और वो क्या करता था? सिग्नल कैच करता था, है ना? है ना सोना? कहीं और दुनिया में रही है ना? हाँ, तो जो रेडियो वेव्स होती है, दे आर बेसिकली लो एनर्जी वेव्स। क्या होती है? लो एनर्जी वेव्स, क्योंकि रेडियो बहुत कम ऑपरेट करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो बोलो, जो रेडियो वेव्स है दे आर द लीस्ट एनर्जेटिक। क्या होती है ये? लीस्ट एनर्जी वाली। सही है भाई? क्लियर हो गई बात? और ये जो गामा रेडिएशन होती है, सुना होगा आप लोगों ने कभी ना कभी, गामा रेडिएशन होती है ना? रेडिएशन लीक हो गया, है ना? फलानी जगह पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, वहां पे गामा रेडिएशन की वजह से आने वाली पुश्तें भी खराब होने लग गई, राइट? तो जो गामा रेडिएशन होती है दे आर द रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी। सही है? जनरली ये कहां रिलीज होती है? दे आर रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर ब्लास्ट। न्यूक्लियर ब्लास्ट, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपने सुना होगा, एक जैसे चेरनोबिल नाम सुना होगा आपने, है ना? चेरनोबिल में क्या हुआ था? बेसिकली न्यूक्लियर कोर जो है वो अनस्टेबल हो गया था, डिस्टेबलाइज हो गया था, और उसकी वजह से वहां पे रेडिएशन लीक हो गई थी। वहां पे गामा रेडिएशन इतना ज्यादा है कि आज भी हम वहां नहीं जा सकते हैं। आज से 25,000 साल बाद शायद वहां पे रेडिएशन इतनी कम हो पाएगी कि हम वहां जा सकते। ठीक है, वहां पे जा नहीं सकते विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है ना? तो हाई एनर्जी कौन होती है? गामा रेज, जनरली न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह निकलती है। अच्छा, अगर आपकी बॉडी को गामा रेज से एक्सपोज कर दिया जाए तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे कोई ऐसा सोर्स है जिससे गामा रेज निकल रही है, आप उसके सामने खड़े हो तो आपके साथ क्या होगा? वो गामा रेज आपकी बॉडी के आसपास हो जाएगी, आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होगी और आप मर जाएंगे। इट कैन ऑल्सो कॉज योर बॉडी टू चेंज इंटरनली। ना केवल ब्लीडिंग हो सकती है, बल्कि अगर लो फ्रीक्वेंसी, गामा में भी थोड़ा सा कम एनर्जी वाली है ना, तो वो आपकी बॉडी को चेंज भी कर सकती है। कैंसर हो सकता है आपको, या फिर बहुत कम एनर्जी जो और भी लोअर फ्रीक्वेंसी, गामा रेडिएशन में लोअर फ्रीक्वेंसी से आप लगातार एक्सपोज होते रहेंगे तो ओवर टाइम आपको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गामा रेडिएशन क्या होती है? हाई एनर्जी की रेडिएशन। याद हो गया ना? रेडियो लो एनर्जी, गामा हाई एनर्जी। ठीक है भाई? अच्छा, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। रेडियो वेव्स, जनरली जो रेडियो सिग्नल्स हम देखते हैं, है ना, रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। याद हो गया? ओके, ठीक है। फिर आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव है ये। अच्छा, ये वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या ये वो वेव्स होती है जो आपके घर में माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उसमें क्या होता है? माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे जो ऑपरेट करे दे आर माइक्रोवेव्स। एप्लीकेशन क्या है? घरों के अंदर माइक्रोवेव होते हैं, इसीलिए उनका नाम माइक्रोवेव, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है? माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर। सही है? फिर आता है हमारा इंफ्रारेड। बोलो, विजिबल सुना है आप लोगों ने? विजिबल में 7 रंग होते हैं, है ना? कौन से? इंद्रधनुष वाले 7 रंग, VIB GYOR, है ना? बोलो, V उल्टा ऑर्डर होता है, VIB GYOR। सही है? तो बोलो, रेड के पास वाली कौन है? इंफ्रारेड। और वायलेट है ना, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड,
तो बोलो वायलेट के पास वाला कौन है? अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से भी ज्यादा, है ना। देखो रेड से भी कम एनर्जी इंफ्रारेड, वायलेट से भी ज्यादा एनर्जी अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अच्छा अब देखो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेड से भी कम एनर्जी वाली हो गई है ना। बोलो यहाँ से आ जा रही है एनर्जी बढ़ रही है, बोलो इससे ज्यादा एनर्जी इसकी होती है, इससे ज्यादा इसकी एनर्जी होती है, तो बोलो माइक्रोवेव से ज्यादा एनर्जी इंफ्रारेड की। इसका यूज कहाँ होता है? जो आपके रिमोट के सिग्नल्स होते हैं, है ना। जब हम यहाँ से रिमोट को दबाते हैं तो एक्चुअली वो 2 सेल पे ऑपरेट करता है और 2-3 साल तक भी चल जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है। इंफ्रारेड के जनरेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए बहुत कम एनर्जी होती है रिमोट में इंफ्रारेड सिग्नल्स यूज, ठीक है भाई। ऑब्वियसली उनकी ट्रैवल करने की स्पीड भी कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, सभी की स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवलिंग होती है, ठीक है। अच्छा सर मैंने कल दबाया 1 सेकंड बाद रिएक्ट करा टीवी ने, अरे वो टीवी का रिस्पॉन्स टाइम था, है ना। रिमोट का रिस्पॉन्स टाइम है, टीवी का रिस्पॉन्स टाइम, सिग्नल तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है भाई। ओके इंफ्रारेड कहाँ यूज होते हैं? बोलो टीवी रिमोट, घरों में टीवी रिमोट, ठीक है। अच्छा विजिबल, विजिबल तो पता ही अपने को 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में इसकी वेवलेंथ होती है। रेड और वायलेट, बोलो इस ऑर्डर में जा रहे हैं तो बोलो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो बोलो यहाँ पे रेड के पास क्या होगा? सबसे कम एनर्जी होगी और वायलेट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। अगर मैं आपके पास 2 बल्ब रख देता हूं, एक रेड है और एक वायलेट है, तो आपको ज्यादा खतरा किस रंग से? वायलेट से। हालांकि हम देख पाते हैं उसको, हमें इतना ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन फिर भी पूछा जाए कि रेड और वायलेट में ज्यादा एनर्जी कौन ट्रांसमिट कर रहा है? वायलेट का, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वो हाई एनर्जी स्टेट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसमें बस वो फिर 10th क्लास वाले कंसेप्ट क्या याद होंगे आपको, है ना, कि रेड कलर की यूज तो होता है, वायलेट कलर यूज होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आता है अल्ट्रा वायलेट। इससे ऊपर की जो रेडिएशन है ये सब हमारे लिए हार्मफुल, ठीक है। विजिबल तो सारी हम देख पाते हैं, हमारी आंखों के अंदर जा सकती है, डिटेक्ट हो पा रही है और हम देख पा रहे हैं, तो मतलब वो कम एनर्जी की है और हमारे लिए सेफ है। लेकिन जैसे इससे हाई एनर्जी की रेडिएशन की बात करते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेज सुना होगा कि सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ओजोन लेयर हमको बचाती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज से ही तो बचाती है। तो अल्ट्रावायलेट से क्यों बचाती है? क्योंकि अल्ट्रावायलेट हमारे लिए क्या है? डेंजरस है। अल्ट्रावायलेट हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए अल्ट्रावायलेट, ठीक है। ऑब्वियसली सन से हार्मफुल रेडिएशन जो आती है वो अल्ट्रावायलेट रेज होती है। फिर आता है एक्सरे। कहाँ यूज होता है एक्सरे? एक्सरे वगैरह के लिए, है ना, मेटल कंटेनर्स में क्रैक्स ढूंढने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड पीसीज के आर पार निकल जाती है। बताया था ना मैंने कल भी कि जैसे ये परछाई बन रही है, क्यों बन रही है? क्योंकि जो रेज है वो हाथ के आर पार नहीं जा रही है, लेकिन अगर एक्सरे होती तो हाथ के आर पार निकल जाती थे, हड्डियों के आर पार नहीं निकल पाती। तो पीछे जो स्क्रीन होती है काले रंग की, उस पर हाथ की इमेज बन जाएगी, जैसे अभी हाथ की इमेज बनी हुई है ना, कल बताया था। क्लियर हो गई बात? फिर आता है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन होती है हाई एनर्जी वाली, न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह निकलती है, ठीक है। इससे भी हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी ज्यादा एनर्जी होती है। हाँ, जब स्टार्स कोलाइड करते हैं या स्टार्स में आपस में ब्लास्ट होता रहता है, तो वहां पे और भी ज्यादा हाई एनर्जी की रेडिएशन निकलती है, एंड दे आर कॉल्ड कॉस्मिक रेज, ठीक है भाई। 2 स्टार्स आपस में कोलाइड कर गए और कुछ हो रहा है वगैरह, तो ये सब क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल है, सही है, ठीक है। अब इनके बारे में और पढ़ते हैं। ध्यान से देखो कि जो ये रेडियो वेव्स होती है, दे आर ऑफ द लीस्ट एनर्जी। एक फॉर्मूला पढ़ते हैं नया, एनर्जी जो होता है E इज इक्वल टू H इंटू F के बराबर होता है। E मतलब एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जिस रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं, जिस रे की बात कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी पर ही उसकी एनर्जी डिपेंड करती है। बोलो, और एक और फॉर्मूला पढ़ा हमने अभी, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहां से इसको 3 तरीके से लिख सकते हो, C बाय F इज इक्वल टू लैम्डा, F इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, है ना। 3 तरीके से लिख सकते हैं इसको। क्लियर होगी बात? ठीक है भाई। अब मुझे बताओ कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी, सही है। और बोलो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो बोलो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा
घटेगा। सही है, बोलो ये लीस्ट एनर्जी की रेडिएशन है, मतलब इसके पास एनर्जी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। सही है भाई। अच्छा ये क्या है, हाई एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी की रेडिएशन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई। बोलो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बोलो लो फ्रीक्वेंसी, और यहां से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाई फ्रीक्वेंसी। सही है भाई। अच्छा अब मुझे बताओ, ये लो फ्रीक्वेंसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका लैम्डा ज्यादा होगा। बोलो यहाँ पे ये जो आने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, बोलो मैक्सिमम लैम्डा, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, और यहां से जब हम यहाँ आते हैं तो क्या आ जाएगा, मिनिमम लैम्डा, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ। समझ में नहीं आई बात। अब देखो ध्यान से, इसमें विप्योर वीआईपी जीवाई को आर होता है, विजिबल वाला। बोलो ऊपर वालों के लैम्डा ज्यादा है, तो बोलो आर का लैम्डा क्या होगा, मोर, यस और नो, और इसका लैम्डा होगा लेस। कोई दिक्कत, हाई वेवलेंथ होती है, इसलिए यही रंग हमें दूर तक दिखाई देता है, फॉग में है ना, धुएं में, इसलिए रेड कलर को डेंजर के सिग्नल के लिए या ब्रेक लाइट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गई ये बात। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। रनी बख्शी याद हो गया, सबके नाम याद हो गए, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे। हाई एनर्जी, लो एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, हाई वेवलेंथ, लो। सही है भाई। अब इसी को हम और अच्छे से एक बार यहां पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, बोलो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जैसे यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग रंग होता है, ऐसे ही अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग टाइप की रेडिएशन। ठीक है, और सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम बेसिकली मीन रेंज ऑफ वेवलेंथ या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या रेंज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द सिस्टमैटिक या सीक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के आधार पर जो होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आया देखो रेडियो, आर एम आई वी यू एक्स गामा वाई। सही है भाई। ठीक है, अच्छा हाई वेवलेंथ, रेडियो की हाई वेवलेंथ होती है, गामा की लो वेवलेंथ होती है, लो फ्रीक्वेंसीज की उसकी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेडियो वेव्स होती है, याद करने वाली चीज है, वेवलेंथ रेंज जो होती है वो 0.1 मीटर से ज्यादा होती है, मतलब हाई वेवलेंथ हो गई। फ्रीक्वेंसी जो होती है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 9 हर्ट्ज तक, मतलब लो फ्रीक्वेंसी रेंज मानी जाएगी। प्रोडक्शन कैसे होता है, रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड, बहुत जल्दी हाई एक्सेलरेशन से रिलीज किया जा रहा है या उसको एक्सेलरेट करवाया जा रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होता है भाई, रेडियो वेव्स। या उसको स्टॉप किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा भाई, रेडियो वेव्स। डिटेक्शन कैसे होता है, रिसीवर्स एरियल्स, मतलब जैसे जो रिसीवर सिग्नल्स होते हैं ना, जैसे एंटीना लगे होते हैं एक तरह से। ठीक है, जैसे वो गाड़ियां देखी आपने, है ना, उनके ऊपर एक छोटा सा एंटीना लगा होता है। जैसे आजकल शार्प पिन एंटीना आने लग गया, पहले क्या होता था, सिंपल वायर टाइप का एंटीना था। जब रेडियो चलाना होता था तो उसको एंटीना पे ऐसे पड़ के खींच दे, वो लंबा हो जाता। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, एंटीना, वो रिसीवर है रेडियो वेव्स के। ठीक है, ओके। यूजेस क्या कहा होता है, रेडियो, रेडियो और टीवी कम्युनिकेशन में, रेडियो और टीवी के जो सिग्नल्स होते हैं दे आर बेसिकली रेडियो वेव्स। ठीक है, इन एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में क्या होता है, जैसे स्पेस में अगर हमको कोई डाटा ट्रांसमिट करना है तो इनकी रेंज सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए हम रेडियो वेव्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अच्छा खासा डाटा भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और लंबे डिस्टेंस तक भी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे 1976 में वॉयेजर 1 नाम का एक वो भेजा था, क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट तो नहीं गए उसको, अरे मतलब स्पेस मिशन था एक तरह से। ठीक है,
और वॉयेजर 1 जो है वो आज भी डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, वो आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम जा चुका है आज की तारीख, ठीक है। और वो आज भी जो डाटा ट्रांसमिट करता है वो किसकी फॉर्म में होता है, रेडियो वेव्स, क्योंकि इनकी रेंज क्या होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। एंड इट इज इजी टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट, ठीक है, इसे इसको रिसीव करना कैसा, इसलिए सही है भाई, कोई दिक्कत? जो आपके जैसे वो वॉकी टॉकी होते हैं उनकी तो फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करते हैं रेडियो है ना, जैसे पुलिस वाले वॉकी टॉकी करते हैं ना, हाँ भाई फलानी गाड़ी आ रही है इसको रोक लो, ऐसे है ना, ठीक है। और क्या जो एफएम होता है, गाड़ी में एफएम होता है ना, सो बेसिकली माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ की रेंज क्या होती है, 0.1 मीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक, ठीक है, इतनी वेवलेंथ होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10 की पावर 9 से लेके 10 की पावर 11 हर्ट्ज तक। प्रोडक्शन कैसे होता है, क्लिस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व, ठीक है। क्या होता है आपने याद करना है, ठीक है। डिटेक्शन कैसे होता है, पॉइंट कांटेक्ट डायोड से, ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में देखा बट फिर भी हमने लिखा हुआ है। यूज कहां होता है, रेडार कम्युनिकेशन में। रेडार देखा आप लोगों ने, जो अपने एयरपोर्ट्स होते हैं उनपे फ्लाइट्स की पोजीशन के डिटेक्शन के लिए हम रेडार यूज करते हैं, वहां पर किसका यूज होता है, माइक्रोवेव्स के लिए। और किसके लिए, कुकिंग पर्पस, जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं उनमें भी माइक्रोवेव वाली फ्रीक्वेंसीज का यूज होता है। इंफ्रारेड वेवलेंथ की रेंज 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज 3 into 10 की पावर 11 से लेके 4 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। प्रोडक्शन कैसे होता है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशन जो होता है एटम मॉलिक्यूल्स का, है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे, उससे इंफ्रारेड वेव जनरेट, ठीक है भाई। जैसे रात का अंधेरा है बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉरेस्ट है, और आप जो है एक सोल्जर है जो टेररिस्ट को डिटेक्ट करना चाहता है, तो आप क्या करेंगे बोलो, आप एक इंफ्रारेड चश्मा लगाएंगे जो क्या करता है, इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है। इंफ्रारेड वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, बाय द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप देखो बिल्कुल अंधेरा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो लेकिन मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ तो हीट होगी, है ना, मेरी जो स्किन है, बॉडी है, उसके पास कुछ टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो होगा मेरी बॉडी में, तो उसकी वजह से कुछ इंफ्रारेड वेव्स जो है वो रिलीज होती है, और वो जो इंफ्रारेड वेव्स होती है उनको इंफ्रारेड कैमरा के थ्रू देखा जा सकता है। समझ में आया ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से इंफ्रारेड वेव्स होती है और उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है भाई। डिटेक्शन कैसे होता है, थर्मोपाइल या गोलोमीटर, ये डिवाइस है स्पेशल टाइप के, है ना। चश्मा देखा होगा ना, वो फिल्मों में देखा होगा या किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, चश्मा लगाते हैं ना ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का, वो ग्रीन कलर की चीजें दिखाई देती है, वो बेसिकली क्या है, इंफ्रारेड कैमरा, ठीक है। इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स में इसका यूज होता है, ट्रीटमेंट में इसका, ठीक है। इन नोइंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी हम इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जो आपके माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जूम इन कर सकते हैं चीजों के ऊपर, लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो आप मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन को स्टडी करो। मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन को स्टडी करना मतलब इंफ्रारेड वेव्स को स्टडी करना, इंफ्रारेड वेव स्टडी कर रहे हो मतलब मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन को स्टडी कर रहे हो, मतलब बेसिकली उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो। समझ में नहीं आया, ये एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर है। विजिबल रेज, ये तो पता ही है आपको, है ना, जो रंग दिखाई देते हैं वो सारे के सारे विजिबल होते हैं। वेवलेंथ रेंज क्या होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 4 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज से 8 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक। प्रोडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, ठीक है भाई। जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें पढ़ा हुआ है, बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूम रहे हैं, ये सब लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को कोई बाहर से एनर्जी मिल जाती है, ड्यू टू सम हीट, थर्मल एनर्जी तो मिल सकती है, या फिर कोई फोटोन आके इससे टकरा जाए, तो क्या होगा, इसके पास एनर्जी आ जाएगी। अब ये अपनी लोअर एनर्जी की स्टेट में नहीं रुकेगा, ये क्या करेगा, यहां से उठ के यहां भाग जाएगा, या और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो इस एटम को छोड़ के भाग जाएगा,
सही है। तो बोलो जैसे ही हायर एनर्जी स्टेट में गया, यहाँ पे चला तो गया ये एक बार, लेकिन क्या इसके पास ओरिजिनली इतनी एनर्जी है कि इस स्टेट में सरवाइव कर पाए? नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा ये? वापस जंप करेगा। और जब ये हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में वापस आता है तो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। और जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो ये किसकी फॉर्म में करता है? फोटोन। फोटोन मतलब पैकेट ऑफ लाइट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेंज में, सॉरी अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज में ये क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। और हमको क्या दिखाई देता है? लाइट दिखाई देती है। क्लियर हो गई बात? रिपीट करो, ये आगे आएगा दोबारा मॉडर्न फिजिक्स में, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नीट में क्वेश्चंस आएंगे और 3 या 4 क्वेश्चन चाहिए एडवांस में भी आएंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया तो वो वापस जंप करेगा तो कितना वेवलेंथ का लाइट निकलेगा। सही है, ठीक है। डिटेक्शन द आई और किससे? फोटो सेल से और फोटोग्राफिक फिल्म से। फोटोग्राफिक फिल्म देखी होंगी आपने, वो पहले पुराने जमाने में पुराने कैमरे होते थे, उनपे नेगेटिव निकलते थे, फिर उनको प्रोसेस करके हम ओरिजिनल फोटोग्राफ्स बनाते थे। ठीक है, फोटो सेल्स जैसे छत पे सोलर पैनल्स लगे होते हैं, है ना, तो वो क्या है? वो भी तो लाइट को डिटेक्ट ही करते हैं ना। तो डिटेक्शन तो हो ही रहा है, उसका जो भी यूज हो रहा है, और आंख जो है वो तो ऑब्वियसली करती है। ठीक है, यूजेस क्या है? टू सी थिंग्स ऑब्वियसली इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसका यूज है। ठीक है भाई, जैसे दूर की चीजें देखने के लिए। ठीक है, ओके। अल्ट्रावायलेट रेंज, अल्ट्रावायलेट रेंज जो होती है, वेवलेंथ रेंज क्या होती है? से सही है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? 8 into 10 की पावर 14 से 8 into 10 की पावर 16 हर्ट्ज तक इतनी होती है। ठीक है भाई। प्रोडक्शन कैसे होता है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, मान लो देखो अब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया, फिर वापस जंप करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो बोलो ये तो थोड़ा सा एनर्जी क्या है? मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाली शेल में चला जाएगा और फिर यहां से वापस एनर्जी लेवल में जंप करे, तो बोलो बड़ा जंप होगा। देखिए इट हैज टू रिलीज ए लॉट ऑफ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती है? अल्ट्रावायलेट। ठीक है भाई। डिटेक्शन कैसे होता है? फोटो सेल्स से और फोटोग्राफिक फिल्म से। आंखों को ये रोशनी दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी स्किन के लिए यह हार्मफुल होती है। इट कैन कॉज स्किन कैंसर। ठीक है, यूजेस इन बर्गलर अलार्म्स टू किल है, किल आएगा। ठीक है, टू किल जर्म्स इन मिनरल्स। ठीक है, जैसे पानी है, पानी के अंदर अगर आपको क्या करना है? जर्म्स को खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे? वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज कर देंगे उस पानी, तो जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे और फिर आप वो पानी आराम से पी। ठीक है भाई। एक्सरेज, एक्सरे वेवलेंथ रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 10 की पावर -3 नैनोमीटर। ठीक है ना, ओके। फ्रीक्वेंसी रेंज 1 into 10 की पावर 16 हर्ट्ज से लेकर 3 into 10 की पावर 21 हर्ट्ज, तो हाई फ्रीक्वेंसी आ गया, बहुत ज्यादा। प्रोडक्शन एक्सरे ट्यूब्स और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाली शेल से बाहर वाली शेल में जाएगा, वापस जंप करेगा तो क्या होता है? एक्सरे प्रोड्यूस होती है, और ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगी। ठीक है, दोबारा से डिटेक्शन कैसे होगा? फोटोग्राफिक फिल्म से या फिर गीगल ट्यूब से, बस लिखा हुआ याद रखना। कोई डाउट है क्या यहाँ पर? पक्का ना? ठीक है। यूज क्या कहा होता है? मेडिकल डायग्नोसिस में, भाई फ्रैक्चर वगैरह है या क्या है, इन डिटेक्टिंग फॉल्ट्स और क्रैक्स इन कंटेनर्स। स्टील का कंटेनर, फॉर एग्जांपल एक सॉलिड मेटल का पीस है, क्यूब है, उसके अंदर कोई बीच में होल तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, कैसे पता करें? तो खोल के देखेंगे तो टूट ही जाएगा। तो कैसे पता करते हैं? उसको हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरे में रख देते हैं, एक्सरे उसके आर पार निकल जाएगी। अगर यूनिफॉर्म होगा पूरा का पूरा ब्लॉक, तो पीछे की तरफ यूनिफॉर्म इमेज बनेगी, कहीं क्रैक होगा तो क्रैक की अलग से इमेज बन जाएगी। यस और नो? जैसे ये रास्ते में है, तो जैसे जो चीज रास्ते में आएगी उसकी इमेज बनती है ना पीछे, तो अगर सॉलिड क्यूब है उसके आर पार एक्सरे निकल रही, पीछे फिल्म रखी है, अगर यूनिफॉर्म होगा, कोई क्रैक नहीं, तो बिल्कुल नॉर्मल सिंपल इमेज बनेगी। लेकिन अगर मान लो बीच में दरार है तो दरार की इमेज बन जाएगी पीछे। सही है भाई, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए गामा रेज। वेवलेंथ रेंज होती है 10 की पावर -3 नैनोमीटर से भी कम, इससे भी कम, है ना भाई। वेवलेंथ इससे कम होगी तभी तो एनर्जी बहुत हाई होगी, वेवलेंथ घटेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और एनर्जी इंक्रीज होगा। सही है, ओके। वेवलेंथ रेंज इज लेस देन 10 की पावर -3 नैनोमीटर।
फ्रीक्वेंसी रेंज 5 into 10 की पावर 18 से लेके 5 into 10 की पावर 22, 11 नहीं है 21 सर, 21 से लेके 22 हर्ट्ज तक, ठीक है, 10 की पावर। प्रोडक्शन रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, और जब न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है तो इट रिलीजेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो जो एनर्जी होती है उसमें कौन होता है, गामा रेज, ठीक है भाई। डिटेक्शन फोटोग्राफिक फिल्म्स और आयनाइजेशन चैम्बर, ये सब क्या करते हैं, इन रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। यूजेस क्या है, फॉर फूड प्रोक्योरमेंट बाय किलिंग पैथोजेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मान लो कोई फूड है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, ऐसा कोई वायरस आ गया तो क्या करते हैं, उस फूड को गामा रेडिएशन की प्रेजेंस में रखते हैं। तो जो गामा रेडिएशन होती है वो सारे बैक्टीरिया को, वायरस को खत्म कर देते हैं। फिर गामा रेडिएशन हटा देंगे, खाने को निकालेंगे, खा लेंगे उसको, सही है, दैट इज सेफ टू। लेकिन अगर हमारी स्किन पे डायरेक्टली पड़ता है तो फिर हमें दिक्कत है, क्लियर होगी बात, ठीक है। इन रेडियोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ये क्या है, ट्यूमर एंड कैंसर। रेडियोथेरेपी जो होती है, जैसे कैंसर है, मान लो किसी की दिमाग में कैंसर का कोई लोब बन रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर गामा एनर्जी की रेडिएशन जो है रिलीज करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में ही फोकस करते हैं ताकि वो जो है खत्म हो जाए। क्लियर हो गई बात। हालांकि मेरा ये मानना है कि जो आपकी बॉडी में जैसे होता है ना कि भाई लंग कैंसर है ना, वहां पे पर्टिकुलर सैक्स बन जाते हैं जिसके अंदर कैंसर इकट्ठा हो जाता है, तो बेसिकली वो जो कैंसर है जो इकट्ठा हो रहा है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसको ना फोड़ देते हैं यूजिंग सम रेडिएशन और सम नीडल्स, और जैसे उसको फोड़ देते हो जो कैंसर होता है पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। तो एक्चुअली इट इज इन वन वे, एक्चुअली तो नहीं, लेकिन एक तरीके से वो जो लोग होते हैं जो कैंसर को कैरी कर रहे हैं दे आर हेल्दी, क्योंकि उन्होंने ही सारे के सारे कैंसर सेल्स को एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। अगर उसको वो रिलीज नहीं करेंगे तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा कैंसर, पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो इंसान जल्दी मर जाएगा, राइट। अच्छा, कैंसर से बचने के क्या तरीके हैं, कैंसर से बचने के सिंपल 3-4 तरीके होते हैं। ऑब्वियसली डोंट गो टू गामा रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आपको क्या करना है, आपको सिंपली 8 घंटे की, मतलब 6 घंटे से कम नहीं सोना है, हमेशा 6 घंटे से ज्यादा, 7 घंटे सोओगे आप बढ़िया। आप 6 घंटे से जितना कम सोओगे ना, मान लो 1 घंटा कम सोए तो आपके कैंसर होने के चांसेस 25 to 30% हो जाते हैं। 6 घंटे आप सो रहे हो, ठीक है, अगर आप 6 घंटे की जगह 5 घंटे सोने लगोगे ना तो आपके कैंसर होने के चांसेस आपको 30% बढ़ जाते हैं, 30% 1 घंटे में, समझ रहे। तो आपकी बॉडी अगर प्रॉपर रेस्ट ले पा रही है तो इट हैज इनफ टाइम टू रिकवर, अच्छा खासा टाइम आपको मिलता है रिकवर करने के लिए, और आपकी बॉडी को कैंसर सेल्स जो स्टार्टिंग थोड़ी थोड़ी प्रोड्यूस होती है उनको स्टार्टिंग में ही खत्म कर देता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, कुछ भी अनहेल्दी मत लो। आजकल बहुत ज्यादा अनहेल्दी चीजें हैं मार्केट में, इंक्लूडिंग योर ब्रेड्स, इंक्लूडिंग योर मैगी। मैगी के अंदर मरकरी होता है, तुमको पता है। जब तुम बहुत छोटे रहे, 2015 या 2016 की बात है, 2016 में मैगी को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके कुछ सैंपल्स में लगभग जो है 4% मरकरी मिल गया। 4% मरकरी, मरकरी इज वेरी डेंजरस एलिमेंट, ठीक है ना। अगर आपकी बॉडी में चला जाएगा आप तहलका मचा देगा, ठीक है। तो 4% मिल गया तो तहलका मच गया। सारे के सारे मैगी के जितने भी सैंपल थे सबको सील कर दिया गया, फेंक दिया गया, जला दिया गया, है ना। और बड़ी बेइज्जती हुई नेस्ले कंपनी की, नेशनल लेवल पे लोग मीम्स डाल रहे थे कि यार मैगी नहीं मिलेगी मार्केट में, मैं तो मर जाऊंगा, ये वगैरह, समझ रहे ना, ठीक है, सोशल मीडिया पे। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद वापस से मैगी मार्केट में अवेलेबल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है कि आप 4% नहीं डाल सकते, आप 2% या 2% से कम डाल सकते हो। अब इमेजिन करो, आपने जिंदगी में अगर 100 टाइम्स मैगी खाया है तो उसमें से 2%, यानी कि 2 बार आपने प्योर मरकरी कंज्यूम किया, ऐसा कर सकते। क्योंकि हमारी बॉडी जो है मरकरी को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए डिजाइन नहीं है। मरकरी विल एक्चुअली मोस्ट लाइकली स्टे इन योर सिस्टम। इसलिए मरकरी हो गया, इस तरह की जो फालतू की मैगी वैगी टाइप की चीजें होती है ना, ये मत खाया। दे आर एक्चुअली वेरी वेरी अनहेल्दी। अभी रिसेंटली एक केस मैंने ही देखा था, उसमें सोशल मीडिया पे बहुत वायरल था
तो उसमें क्या हुआ कि एक जो फीमेल थी उसको बहुत ज्यादा ये मैगी खाने का शौक था। शी बिकेम अनफर्टाइल बिकॉज ऑफ दैट, उसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे शादी के बाद। तो जब एक्चुअली उन्होंने मेडिकल टेस्ट करवाया तो उनकी बॉडी में कुछ ऐसे कंटेमिनेशन पाए गए जो जनरली मैगी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इट्स एक्चुअली वेरी वेरी बैड फॉर नॉट ओनली फॉर योर हेल्थ बट फॉर योर किड्स हेल्थ। हो सकता है भैया आपके बच्चे पैदा हो लेकिन वो इतने हेल्दी और इतने स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले ना हो। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर ये इस तरह की जो चीजें हैं ये नहीं खानी है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, व्रत करना है। व्रत करना इज एक्चुअली वेरी पावरफुल। ठीक है, जो जनरली व्रत करते हैं ना वो लंबे जीते हैं, आपने देखा होगा, है ना, उनको कैंसर नहीं होता। देखना कभी जो अपनी जिंदगी में हर हफ्ते एक दिन खाना नहीं खाता होगा ना उसको कभी कैंसर। एक केस ढूंढ के दिखा दो कि सर ये हमारी फैमिली में फलाना इंसान है, इसको कैंसर है और ये ना अब लाइफ टाइम ये ना हफ्ते में एक दिन व्रत करता है, जिसने हमेशा व्रत किया लेकिन फिर भी इसको कैंसर हो गया। एक केस मुझे दिखा देना, मैं मान लूंगा। व्रत करो हफ्ते में एक दिन खाना मत खाओ। खाना मत खाओ मतलब 24 घंटे का अंतराल लो खाना खाने के बीच में, एंड सी कि तुम्हारी हेल्थ में कैसे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, एक और बता देता हूं, सुबह खाना खाओ दबा के, मस्त एकदम हैवी ब्रेकफास्ट करो, लंच करो बढ़िया हैवी, रात को खाना छोड़ दो। फिर देखना तुम्हारी हेल्थ में, देखना तुम्हारे फोकस लेवल में इंप्रूवमेंट देखना। 1-2 महीने लगते हैं क्योंकि ये लाइफस्टाइल बेस्ड चीज है। कैंसर का रिस्क ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है, हेल्थ इंप्रूव, बॉडी वेट इंप्रूव, फोकस इंप्रूव, बॉडी स्ट्रेंथ इंप्रूव, इम्यूनिटी इंप्रूव, सब इंप्रूव हो जाए। नॉन वेजिटेरियन खाना खाना छोड़ दो। हमारे यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मैं मना कर रहा हूँ? मेरे को ये इससे बात मतलब नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन हाई धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, नॉन वेजिटेरियन जो फूड होता है वो कहां से आएगा? ऑब्वियसली एनिमल्स से आएगा। और एनिमल्स एक्चुअली आज की तारीख में जो है बहुत ज्यादा हेल्दी है। पहली बात तो उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, और अगर आप मुर्गा खाओगे, अंडे खाओगे, है ना, बकरा खाओगे, जो भी खाना है खाओगे, तो उनके अंदर जो बीमारियां थी नॉन वेज फूड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर चली जाएंगी। अच्छा ठीक है सर, उनको बीमारी नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको क्या पता। ठीक है, तीसरी बात, आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि जो एनिमल्स के लिए एंटीबायोटिक्स होती है ना, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक क्या होती है? ये दवाइयां होती है जो हम बीमार होने से लेते हैं। जो हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन हो गया उसको ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब जो बड़े बड़े फार्म ओनर्स हैं वो क्या करते हैं, मुर्गी फार्म के ओनर हो गए, है ना भाई, पिग फार्म के ओनर हो गए, वो क्या करते हैं अपने जो भी उनका लाइफ स्टॉक है ना, जो भी उनके जानवर है, कुछ भी है, चाहे वो बकरी है, सुअर है, चाहे कुछ भी है, वो मुर्गी है, जो भी है, उनको क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं रेगुलर डोज, रेगुलर उनके खाने के अंदर ही मिक्स करके उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती है। जब उनको एंटीबायोटिक्स मिलेगी तो पहली बात वो बीमार नहीं होंगे। ठीक है, वो बीमार नहीं होंगे, बहुत अच्छी बात है, उसका ओवरऑल लॉस कम हो जाएगा, इसलिए एंटीबायोटिक्स डाल रहा है। लेकिन वो एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक चीजें इनडायरेक्टली कौन कंज्यूम कर रहा है? आप कंज्यूम। ठीक है ना, वो एंटीबायोटिक आप कंज्यूम करोगे, आपकी बॉडी के अंदर अननेसेसरी एंटीबायोटिक चली जाएगी, आपकी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी, फिर आप बीमार होगे तो कितनी होगी। समझ में आया? तो मैं कह रहा हूं इसलिए नॉन वेजिटेरियन जो चीजें हैं उनको छोड़ दो, चाहे वो एग्स हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एग्स हेल्दी नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते, लेकिन अगर आप पर्सनली जानते हो कि हाँ वो फलाने मुर्गी फार्म से अंडे आए हैं, वहां पे एंटीबायोटिक्स जो है मुर्गियों को नहीं खिलाया, तो आप खाओ, मेरे को क्या दिक्कत। लेकिन बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन मत, क्योंकि आप इंडायरेक्टली एंटीबायोटिक्स कंज्यूम। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो 7 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आई विल लीव द क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, स्पेक्ट्रम में आज वो कोई दिक्कत नहीं है, रमी बख्शी हो गया। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 3 या 4 रूल होते हैं। बेसिकली पहला तो होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडक्शन नहीं पढ़ा था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इंडक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इंडक्शन होता है। पहला चीज तो हो गया ये। ठीक है,
पढ़ेंगे आराम से, शांति से करेंगे इसको भी, ठीक है। कुछ वो आ गए डेरिवेशंस। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का नया तरीका आ गया हमारे पास। जो हमारे स्टैंडर्ड रूल्स और लॉज थे ना, उनमें हमने ये नहीं पढ़ा था, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह है, ये आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 नई इक्वेशंस बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज कनेक्टेड टू मैग्नेटिज्म एंड वाइस वर्सा। तो हमारे पास 4 नए रूल्स आते हैं। पहला आता है गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 4 रूल्स पढ़ा हुआ है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या भाई? नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म, क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? 0, पढ़ा दिया हमने। मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या भाई? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या आता है? इंटीग्रल पीडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया किसने? मैक्सवेल ने, जिसने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट करंट वाली इक्वेशन ऐड कर दी। तो ये वाली इक्वेशन हम ऐड करेंगे, अभी इससे पहले वाली चीज ना भाई, ठीक है। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी। सही है, ये चीजें पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से प्रोड्यूस होती है, उनकी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, कितना मोमेंटम होता है, ठीक, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। जैसे ये देखो, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो अगर वेव जो है इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन में इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इस डायरेक्शन में इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इमेजिन करो लाइट जो है ना, लाइट वो यहाँ पे सूरज है, वहां पे आता तो लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है। अब देखो लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे मत बैठो, लाइट ऐसे जा रही है तो बोलो जो लाइट ऐसे डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ये है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका कुछ इस प्रकार से, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा हुआ है ना। कौन सी डायरेक्शन होगी? ये वाली डायरेक्शन होगी। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाली जो डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सही है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों ही फील्ड्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। ये चीजें बाकी है हमारी। व्हाट इज द वीडियो लेंथ? 42